So today's topic is PDA, that is patent ductus arteriosus. प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था। उसमें लास्ट 3 लेक्चर में हमने CHD पढ़ा था, इन जनरल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ पढ़ा। और फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में भी 2 ग्रुप आते हैं, ए साइनोटिक ग्रुप एंड साइनोटिक ग्रुप। ए साइनोटिक ग्रुप में 3 डिजीज़ आती है, तो जो बाकी की 2 डिजीज़ है दैट इज़ ASD एंड VSD, आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड द वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, हमने उसे लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। अब ए साइनोटिक ग्रुप में जो लास्ट डिजीज़ है दैट इज़ PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस, उसे हम आज पढ़ेंगे। तो उसे समझने से पहले हम बच्चे का हार्ट समझ लेते हैं कि जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, माँ के पेट में होता है, तो उसका हार्ट कैसा होता है। तो ये बेबी का हार्ट है। ये 4 चैम्बर्स हो गए हार्ट के। राइट साइड में राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है? पल्मोनरी आर्टरी, एंड लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रही है आयोटा। तो पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच में आप लोग को एक चैनल दिख रहा होगा, एक कनेक्शन दिख रहा होगा, एक पैसेज दिख रहा होगा, ये। तो इसे हम क्या कहते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटा के बीच में जो कॉम्प्लिकेटिंग चैनल है, जो कनेक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। तो ये बेबी के हार्ट में प्रेजेंट होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, तो ये डक्ट प्रेजेंट होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच वाला हो गया डक्टस आर्टरियोसस। तो आयोटा में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, रेड वाला, एंड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लू है, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है तो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसका लंग्स नॉन फंक्शनल रहता है, वर्क नहीं कर रहा होता। तो जितने भी गैसेस एक्सचेंज की प्रोसेस है वो प्लासेंटा के थ्रू होती है। मदर में जो प्लासेंटा होता है उसके थ्रू बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलता है, गैसेस एक्सचेंज होती है। तो ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है इस चैनल के थ्रू, तो उसमें बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि बच्चे का लंग्स काम नहीं कर रहा होता है, गैसेस एक्सचेंज बच्चे के थ्रू नहीं होती है, उसके डिपेंडेंट पे नहीं होती, उसके लंग्स से नहीं होती, सब मदर के थ्रू होता है। तो इसकी मिक्सिंग की वजह से कोई दिक्कत नहीं होती है बेबी को। लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो ये डक्ट फंक्शनली 12 से 24 घंटे में, एक दिन में ये डक्ट का फंक्शन ख़त्म हो जाता है। जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, माँ के पेट से यूट्रस से बाहर आ जाता है, तो ये जो डक्टस आर्टरियोसस है, ये जो चैनल है, ये इसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है एक दिन में, 12 से 24 घंटे में। और पर ये एनाटॉमिकली प्रेजेंट रहता है। और एनाटॉमिकली ख़त्म कब होता है, क्लोज कब होता है ये डक्ट? 2 to 3 वीक्स में, अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ में जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो ये जो डक्ट है डक्टस आर्टरियोसस, ये क्लोज हो जाता है, पैक हो जाता है, स्पॉन्टेनियसली डिसअपेयर हो जाता है। लेकिन डिलीवर होने के बाद अगर ये डक्ट रिमेन रहे, पेटेंट रहे, डिसअपेयर ना हो, ये चैनल, ये पैसेज आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कंटिन्यू रहे, तो उसी ही कंडीशन को हम क्या कहते हैं? PDA, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। नाम से ही क्लियर है, पेटेंट मीनिंग होता है कि किसी चीज़ का रह जाना, रिमेन हो जाना। तो किस चीज़ का रह गया है? डक्टस आर्टरियोसस। डक्टस आर्टरियोसस आप लोग को पता ही है क्या है, आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का चैनल है डक्टस आर्टरियोसस। इसी पैसेज को क्या कहते हैं? डक्टस आर्टरियोसस। वो क्या रह गई? पेटेंट रह गई। तो अब इसे समझते हैं। डक्टस आर्टरियोसस क्या है? एक वास्कुलर कनेक्शन है, किसके बीच में? आयोटा एंड पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। तो ये नॉर्मल है। कब नॉर्मल है? जब बच्चा यूट्रस के अंदर है, जब बच्चा माँ के पेट में। और ये नॉर्मली क्या होता है, जो डक्ट होता है क्लोज हो जाता है फंक्शनली विद इन फर्स्ट और सेकेंड डे ऑफ द लाइफ, मतलब 12 से 24 घंटे में जब बच्चा डिलीवर हो जाता है तो इसका फंक्शन, ये डक्ट का फंक्शन बंद हो जाता है। ये इसका फंक्शनली देख लिया। और एनाटॉमिकली कब बंद होता है? मैंने बताई 2 to 3 वीक्स ऑफ द लाइफ में। लेकिन 2 to 3 ऑफ द लाइफ के बाद भी, 3 मंथ के भी बाद भी अगर ये डक्ट पेटेंट रहे तो वो क्या है? एबनॉर्मल है। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? PDA। और ये डक्ट का कितना लेंथ होता है? 2 सेंटीमीटर लेंथ में होता है और 1 सेंटीमीटर डायमीटर में होता है। अब इसके इंसिडेंस देखते हैं। जितने भी न्यूनेट्स में कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द हार्ट होते हैं तो PDA उसे 10% कवर करता है। इटियोलॉजी देखते हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन इसकी मेन कॉज है। मेन इटियोलॉजी कौन सा? प्रोस्टाग्लैंडिन, स्पेशली PGE2। तो जो PGE2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, वो डक्ट को, जो डक्ट की सिंथेसिस, मतलब डक्ट को मेंटेन करके रखता है। कौन से डक्ट को? डक्टस आर्टरियोसस को। लेकिन अगर इसका सिंथेसिस कंटिन्यू रहे, आफ्टर बर्थ भी कंटिन्यू रहे, तो उसको वापस मेंटेन करके रखेगा, वो क्लोज नहीं होएगा। तो इसकी मेन इटियोलॉजी PGE2 है। नेक्स्ट इसकी पैथोलॉजी देखते हैं।
तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया है कि जितने भी एसाइनोटिक ग्रुप की डिजीज़ होती हैं उसमें लेफ़्ट टू राइट शंटिंग होती है। शंटिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? फ्लो ऑफ द ब्लड, मीन्स लेफ़्ट से ब्लड की शंटिंग कहाँ हो रही है? ब्लड लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। तो आप लोग अब ये सोच रहे हो कि अगर ब्लड लेफ़्ट से राइट जा रहा है तो ऑब्वियसली राइट साइड ऑफ द हार्ट में ओवरलोड होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा ब्लड का। वॉल्यूम ओवरलोड किस साइड रहेगा? राइट साइड ऑफ द हार्ट में। क्यों? क्योंकि ब्लड लेफ़्ट से राइट में जा रहा है, जैसे हमने ASD और VSD में पढ़ा है। लेकिन PDA में राइट साइड में ओवरलोड नहीं होता, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में वॉल्यूम ओवरलोड होता है। अब इसे समझते हैं क्यों। आयोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक पैसेज है, उसे हम क्या कहते हैं? पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस। जो पेटेंट हो गया, रिमेन हो गया। आयोटा में कौन से ब्लड होते हैं? रेड है कलर, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में कौन सी ब्लड होती है? ब्लू, मीन्स ब्लू कलर है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। आयोटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है एंड पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। तो ब्लड कहाँ आ रहा है? पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है। आयोटा से पूरा ब्लड कहाँ मिक्स होकर आ गया है? पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड आ गया। एग्जाम्पल देके समझा रही हूँ कि लाइक नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी में 30% ब्लड रहता है, लेकिन इस चैनल की वजह से पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा ब्लड आएगा। किसके चैनल के थ्रू? PDA डक्टस आर्टरियोसस चैनल के थ्रू पूरा आयोटा का ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी में। तो कहाँ ब्लड ज़्यादा हो गया? पल्मोनरी आर्टरी में। तो 30 से समझो कितना परसेंट हो गया? 50% हो गया ब्लड, मीन्स 20% ज़्यादा हो गया ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में। पूरा आयोटा का ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा पल्मोनरी आर्टरी में आ गया। अब पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाता है? सर्कुलेशन ऑफ हार्ट में आपने पढ़ा होगा कि पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन होने के लिए, प्योरीफिकेशन होने के लिए। तो ये गया इधर, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में गया, लंग्स में इसका ऑक्सीजनेशन होएगा, फिर वो वापस कहाँ आएगा? हार्ट में आएगा। किसके थ्रू आएगा? ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आएगा। कहाँ आ गया वापस ब्लड? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो इसलिए लेफ्ट साइड में ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है। अब क्यों ओवरलोड हो रहा है? क्योंकि अगर 50% ब्लड ज़्यादा गया पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू तो ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लड ही प्योर होकर आएगा ना लंग्स के थ्रू। आयोटा से ब्लड कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी में। 30% ब्लड था पल्मोनरी आर्टरी में, लेकिन आयोटा से ज़्यादा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में आ गया। 30 से 50% हो गया। अब 50% जाएगा लंग्स में प्योर होने के लिए। तो जब ज़्यादा ब्लड प्योर होने के लिए गया है तो वापस रिटर्न में भी ज़्यादा ही आएगा, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू भी 50% आएगा। तो लेफ्ट साइड में इसलिए वॉल्यूम ओवरलोड ऑफ द ब्लड ज़्यादा है, मतलब लेफ्ट साइड में ब्लड की वॉल्यूम ज़्यादा है। राइट साइड में शंटिंग भले हो रही है, लेफ्ट टू राइट शंट है कि ब्लड लेफ्ट टू राइट फ्लो हो रहा है। एसाइनोटिक ग्रुप में ये होता है, लेकिन लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द हार्ट में वॉल्यूम ओवरलोड हो रहा है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा ब्लड आया आयोटा के थ्रू, उस कॉम्प्लिकेटिंग चैनल के थ्रू, तो ज़्यादा ब्लड पास हुआ लंग्स में प्योर होने के लिए। तब ज़्यादा ब्लड पास हुआ तो ज़्यादा ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, इसलिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ओवरलोड ज़्यादा है, वॉल्यूम ओवरलोड ज़्यादा है। तो अब इसकी पैथोलॉजी देखते हैं क्या क्या देखने मिलेगी। लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो ज़्यादा ब्लड है वहाँ, तो ज़्यादा वहाँ का साइज़ बढ़ेगा, वहाँ वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी देखने मिलेगा। कहाँ? लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट साइड में कौन सी वॉल्व होती है? मिट्रल वॉल्व। ये जो वॉल्व है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व, वहाँ भी हीमोडायनामिक चेंजेस एंड एनलार्जमेंट होगा। एंड पल्मोनरी वॉल्व्स में भी चेंज होगा। पल्मोनरी वॉल्व कौन सी वॉल्व होती है? जो पल्मोनरी आर्टरी में जो वॉल्व प्रेजेंट होती है, इस वॉल्व में भी हीमोडायनामिक चेंजेस एंड एनलार्जमेंट देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में तो ब्लड आ रहा है, मिक्सिंग हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 50% आ रहा है, तो इसकी वॉल में भी दिक्कत होगी। इसमें भी हीमोडायनामिक चेंजेस होंगे, इसमें भी एनलार्जमेंट होगा। और एनलार्जमेंट किस में होगा? असेंडिंग आयोटा में। क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। जो स्मॉल शंटिंग होती है ब्लड से, उसमें ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक होता है, ज़्यादा सिम्टम्स नहीं प्रोड्यूस होता है। लेकिन अगर लार्ज शंटिंग हो रही है हार्ट में तो उसकी वजह से दिक्कत होगी। उसमें पेशेंट में, बेबीज़ में सिम्टम्स देखने मिलेंगे, वो सिम्टोमेटिक होता है। तो बच्चे में क्या प्रॉब्लम रहेगी? कफिंग की प्रॉब्लम रहेगी, ब्रेथलेसनेस होगी, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होगी, पल्स प्रेशर वाइड रहेगा, फीडिंग डिफ़िकल्टी होएगी, ब्रेस्ट फीडिंग डिफ़िकल्टी होगी। जब बच्चा फूड कम कंज्यूम करेगा, न्यूट्रिशन कम लेगा, मिल्क कम कंज्यूम करेगा, तो ग्रोथ रिटार्डेशन भी देखने मिलेगा। और स्पेसिफिक टाइप के मर्मर्स भी देखने मिलते हैं इसमें। इन्वेस्टिगेशन में हम ECG कराएंगे तो ECG नॉर्मल भी मिल सकता है या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी देखने मिल सकती है। चेस्ट एक्सरे में क्या दिखेगा? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी प्लैथोरा देखने मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी एनलार्ज दिखेगा। पल्मोनरी प्लैथोरा किसे कहते हैं? कि जो रेडियोग्राफ में पल्मोनरी आर्टरी में जो परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है अल्वेलर और कैपिलरी के लेवल पे, वो हमें ज़्यादा देखने मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? कॉज में ही ट्रीटमेंट छुपा है। कॉज क्या था इसका? प्रोस्टाग्लैंडिन। स्पेशली कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन?
PGE2। तो जब PGE2 की वजह से ही PDA हो रहा है तो उसको इनहिबिट करने के लिए मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन देंगे। तो उसे क्या कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेस इनहिबिटर, वो उसको रोकेगा।